अगर बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। इसका मतलब है राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। मगर जब लड़ाई हिंदू मुसलमान की खड़ी कर देते हैं तो सारे SC ST OBC के लोग मुसलमानों के विरोध में हिंदू के खाचे में खड़े हो जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री OBC है, मगर OBC की गिनती उसके पास नहीं है कि मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है, एक कामधारी प्रधानमंत्री नहीं है। वोट का अधिकार यह शासक बनने और बनवाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक EVM मशीन के द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का एक षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन की बदौलत हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। जो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन चलाया जा रहा था, उसकी वजह से हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला। पहले ये बात हमारे दिमाग में गांठ बांधनी चाहिए। अगर हम लोग इतिहास का विश्लेषण करके जानने की कोशिश करें तो ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। ब्राह्मणों ने हमें क्या बढ़ाया? अंग्रेजों ने हमें हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, मगर उन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, मूल निवासी समाज को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। वो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और उन्होंने हमारे लोगों को बताया अंग्रेज तुम्हारा दुश्मन है, अंग्रेजों को भगाना होगा। और बहुसंख्याक 85% लोग हमारे थे। हमारे लोगों ने गांधी को नेता माना, अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेजों को भगाने के बाद गांधी ने देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के लोकसभा चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 66% सीटें दे दी। इसका मतलब यह है कि 62.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। ये दूसरे लोग कौन है? शेड्यूल कास्ट का तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, इसके लिए उनके कोटों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। शेड्यूल ट्राइब का 7.5% का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसके कोटे पर वो कब्जा नहीं कर सकते। फिर किसके कोटे पर कब्जा किया? तो 2 लोगों के कोटे पर कब्जा किया। 52% ओबीसी और 15% माइनॉरिटी, इनके कब्जे, इनके वोटों पर कब्जा किया। और उनको संख्या के अनुपात में जो अधिकार मिलना चाहिए था, उसके बजाय ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। और उनके समर्थन से उस समय जो लोग बहुमत हासिल किया, उसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज भी ब्राह्मणों का कब्जा है। देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा होता है। विधायिका, जहां MLA MP चुनकर जाते हैं। आज भी सारे देश भर में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, अगर बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। कांग्रेस की स्थापना करने वाले ब्राह्मण, बीजेपी की स्थापना करने वाले RSS के लोग, RSS की स्थापना करने वाले ब्राह्मण लोग। इसका मतलब है
राजा राम जाता है तो सीताराम आता है। इससे जो ब्राह्मण राज है, ये विधायिका में ब्राह्मण का कब्जा बरकरार रहता है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका में दो बातें महत्वपूर्ण है। वो दो बातें क्या महत्वपूर्ण है? दो बातें महत्वपूर्ण है। वो है मंत्रिमंडल में मंत्री कौन होगा। इसका मतलब है कार्यकारी सत्ता किसके हाथ में होगी। मंत्री का मतलब है कार्यकारी सत्ता, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगा, तो मंत्री कौन होगा, एक बात है। दूसरा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी किसके होंगे। आप लोग देखो, इन लोगों ने आज तक उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, ये बाबा है ना, क्या नाम बाबा का, हाँ योगी। अरे काहे का योगी है, भोगी आदमी है, सत्ता भोग रहा है, उसको लोग कहते योगी। अरे तो सत्ता भोग रहा है, वो योगी कैसे हो सकता है। सत्ता भोग रहा, भोगी ना हो गया, खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। वो जो योगी है, जो बाबा है, वो बाबा पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट क्या है, बाबा। हम लोग ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो बाबा नाम का सर्टिफिकेट उसके पास है, बाबा। 5 साल की सरकार अखिलेश यादव की, 5 साल की सरकार मायावती की, हुई कि नहीं। उसके बाद ईवीएम में इन लोगों ने खेल खेला, तो ईवीएम का खेल लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए एक ओबीसी के आदमी को उन्होंने उठाकर खड़ा किया। डिप्टी सीएम का क्या नाम है भाई? केशव प्रसाद मौर्य। उसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए रखा कि ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के वोट ले लेगा, बहुमत मिलेगा, मुख्यमंत्री कब बनाना है, किसको बनाना है, वो बात की बात है। उसको सामने रखकर, यानी धोखाधड़ी की बात आपको समझा रहा हूं, सबूत के तौर पर समझा रहा हूं। जिस प्रदेश में जाता हूं उसी प्रदेश का उदाहरण देख के समझाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य को ब्राह्मणों ने चुनाव लड़ने के पहले सामने रखा, उसके चेहरे पर वोट मांगा, फिर बहुमत हासिल किया। बहुमत हासिल करने के बाद अखबारों में कुछ कहानियां पब्लिश कर दी। क्या कहानियां पब्लिश कर दी कि ये केशव प्रसाद मौर्य जो है, जब मुसलमान गाय और जानवर भर के लेकर जाते थे तो उसको रोकते थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर, और वो सारा ट्रक जो है अपने कब्जे में लेकर 2 नंबर का धंधा करके 19 केस केशव प्रसाद मौर्य पर। अब जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो अखबार में 2-3 ऐसे मामले उछाल दिया, और उछालने के बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य को आरएसएस भाजपा के लोगों ने दिल्ली बुलाया, और अखबारों में लिखने का काम कौन करते हैं, जिसे आप लोग पंडित जी कहते हैं, वो पत्रकार लोग हैं, उनको ही कहलवा करके स्टोरी छपवा दिया। और स्टोरी छपवाने के बाद में हाईकमान ने दिल्ली में बुलाया, केशव प्रसाद मौर्य को कहा, अरे पार्टी की बदनामी हो जाएगी भाई आपको मुख्यमंत्री बनाने से। बाबा को पकड़ के लाया। चुनाव में बाबा ने इनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, अलग चुनाव लड़ा। बाबा बीजेपी का सदस्य भी नहीं था। क्यों? देखो, बहुत खास बात बता रहा हूं, बाबा बीजेपी का सदस्य भी नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। यानी धोखा कितना बड़ा लोग करते हैं कि जो आदमी बीजेपी का सदस्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना दिया।
किस तरीके से ओबीसी के लोगों के साथ में ब्राह्मण लोग किस तरह से खेल खेल रहे हैं। अब माइनॉरिटी में मुसलमानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो 52 को लड़ा देते हैं मुसलमानों से, मगर जब लड़ाई हिंदू मुसलमान की खड़ी कर देते हैं तो सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के विरोध में हिंदू के खाचे में खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ज्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए आरएसएस के लोग अभी अपने प्रचारकों के द्वारा प्रचार करवा रहे हैं कि अब बाबा का प्रधानमंत्री बनने का मामला है, अब मोदी जाएंगे तो बाबा बनेंगे। यानी मोदी को इशारा कर दिया कि आप काबू में रहे, मर्यादा में रहे। अगर आप मर्यादा में नहीं रहते हैं तो बाबा रेडी है, हमको कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। इस्तीफा की चिट्ठी जो है हम ही दिल्ली से भेज देंगे, उनको साइन करना है और कुछ करना नहीं है, और इधर उनको दिल्ली में इनको हटाकर उनको शपथ दिलवा देंगे, राष्ट्रपति भी हमारा ही है। ये सारा खेल देश में चल रहा है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 3.5% लोग हैं और 3.5% संख्या के आधार पर वो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते, तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनवा सकते 3.5% ब्राह्मण, वो 52% जो ओबीसी के लोग हैं उनको मुसलमानों के विरोध में भड़काकर हिंदू बनाते हैं। एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते रहते हैं। ब्राह्मण कल भी ब्राह्मण था, आज भी ब्राह्मण है और कल भी आपको ब्राह्मण ही करता रहेगा, हिंदू नहीं कहता है। यानी हिंदू बनाने का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्राह्मणों ने बनाया। जितना ज्यादा फसाद होगा उतना ज्यादा हिंदू होगा। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मगर ओबीसी की गिनती उसके पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है, एक कामधारी प्रधानमंत्री नहीं है। अरे जिस जाति बिरादरी का आदमी है, ओबीसी का आदमी है, ओबीसी की तो गिनती करता, ओबीसी की भी गिनती नहीं कर रहा है। इसका मतलब है मोदी जी ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री। इसका मतलब है मोदी जी के पास प्रधानमंत्री का पद है, पावर नहीं है। परिस्थिति को बदला कैसे जाएगा? एक आदमी बदलने का काम नहीं कर सकता, बदलने का काम संगठित शक्ति से हो सकता है। और बूथ लेवल के संगठन में सोशल नेटवर्किंग करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग क्या है? शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत 14। यानी ये जो सामाजिक समूह है 1000 में 14 सामाजिक समूहों का अगर आप गठन करते हो तो आपको शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको शेड्यूल ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको नॉमिडिक ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको एमबीसी का वोट मिलेगा, आपको ओबीसी का वोट मिलेगा, आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई का वोट मिलेगा, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत का वोट मिलेगा और 14 सामाजिक समूहों का वोट मिलेगा। अगर इतना वोट आपको मिल गया तो आपकी वोटों से झोली भर जाएगी और आप हर जगह आप चुनाव जीतने लायक हो सकते हो। अगर यही फार्मूला जन आंदोलन करने के लिए खड़ा करना है,
ब्राह्मण के प्रभाव में मुक्त हम लोग हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो मुकम्मल आज़ादी हमें मिलेगी। ऐसा हमको करना चाहिए। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई हिंसा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई हथियार का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।